हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका बिजनेस स्टडीज और क्लास 12th में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने शुरू करा था। और हमने आपका मैनेजमेंट क्या है इंट्रोडक्शन बताए थे, साथ साथ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है मैंने वो बताया था। आज की क्लास में बच्चे रिमेनिंग टॉपिक शुरू करेंगे आपका उस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बात करते हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को हम लोग तीन क्राइटेरिया में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को तीन में कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ठीक है, सबसे पहले बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बात करें बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के बारे में सोचेगा, गुड सर्वाइवल के बारे में सोचेगा, ग्रोथ के बारे में सोचेगा, अच्छा रिटर्न के बारे में सोचेगा। यह सोचेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ा एक्सपैंड कैसे ग्रोथ करेगा। वह मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मोटो होता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है, बिजनेस को सही से सरवाइव करना है। ठीक है, बात करें हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे वह मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना हो, ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम को बढ़ाना है। देखिएगा यहां पे management is responsible for setting and achieving objective for the organization. The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantage। क्या होता है कि जो मटेरियल हम लगा रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स का हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट के काम के लिए, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, हम उसका मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। ठीक है, टू द फुलफिल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। हम लोग आर्थिक काम के लिए करते बच्चे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए कि हम जो काम करेंगे वह ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा ग्रोथ हमें होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गुड सर्वाइवल रहेगा। सबसे पहले सर्वाइवल। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। इन ऑर्डर टू survive, an organization must earn enough revenue to convert to cover cost। क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना सर्वाइवल के लिए काम होगा। दूसरा प्रॉफिट, क्या सोचेंगे कि अगर हम जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट भी इंश्योर रहे, हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सके, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचे मकाम तक लेके जा सके, लगातार कंटिन्यूअस हमारा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सके। थर्ड बच्चे ग्रोथ। क्या होगा, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं काम कर रहा है, कहीं पे वो वर्क कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, ब्रांचेज इंक्रीज कर रहे हैं, कैपेबिलिटी काम करने का बढ़ रहा है, हम लोग यह देखते हैं। जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 2010 में सेटअप करा तो बोलता है क्या कि देखिए सर जी, हमने 2010 में सेटअप करा था और हमारे यह ब्रांच थे और हमारा काम करने का जो लेवल था वह ए लेवल तक काम हम लोग कर रहे थे। ठीक है, अब बोला कि सर जी हमने 2012 में ग्रोथ कर गया और 2012 में देखिए हमारा एक ब्रांच नहीं बल्कि हमारे दो ब्रांचेज हो गए, और दो ब्रांचेज में पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास जो थे वो 100 थे, अभी हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय 300 लगे हुए। तो ये है एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ। क्लियर, वर्क बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, साथ साथ जो उनके काम करने का स्किल है वह भी ग्रो करेगा। क्लियर, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट exploit fully the growth potential of the organization. There are many indicators of growth सच है सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले 10 प्रोडक्ट बिक रहा था 50 बिक रहा है,
तो जाहिर देखेंगे भाई पहले तो हमारे प्रोडक्ट का इतना ही डिमांड था, प्रोडक्ट का हमारा डिमांड बढ़ गया। इंक्रीज इन द एम्प्लॉय काउंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे। इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल भी धीरे धीरे क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो हम समझेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है उसमें। सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें बच्चे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना जरूरी है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी से अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह करके अपने काम को, अपने ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर रहे हैं, तो उस सोसाइटी के लिए भी हमारा एक उद्देश्य होगा। हमारे सोसाइटी को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, स्कूल और के लिए डोनेशन देंगे, रोडवेज का निर्माण करेंगे, मोरल एक्टिविटी कराएंगे, अपने कस्टमर को गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। देखिए समझिए बच्चे, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज business or non-business has a social obligation to fulfill, which is to consequently create economic value for various constituents of society. This includes environmental फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जो हम प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उससे हार्मफुल गैस निकल रहा हो, हम हार्मफुल केमिकल निकल रहा हो जो इन्वायरमेंट को खराब करे, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम रॉ मटेरियल का यूज करेंगे। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्या होता है कि देखिए हम लोग को सोसाइटी में मतलब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट लाना है। थर्ड है बच्चे, प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रीचेज टू एम्प्लॉयज। देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग क्या करता है कि मतलब स्कूल और जैसे कुछ कुछ बेसिक नीड्स फैसिलिटीज है वो हम अब सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या बचे, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने काम करने वाले वर्कर के लिए। देखिए कम्पिटिटिव सैलरी, पर्क्स, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि यार समय समय पे हमारे एम्प्लॉयमेंट का भी ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, तो यह सारा चीज। मैनेजमेंट हैज टू रिकनसाइल द पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि हमारे मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्या होता है कि मैनेजमेंट में हम लोग ने यह पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी हमने पढ़ा था। तो वहां पे बहुत सारे इंप्लॉय, ओनर, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर, सबऑर्डिनेट सब मिल करके किसी काम को, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगे हुए होते हैं। तो सभी लोग का ऑब्जेक्टिव सिमिलर होता है, सभी लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिमिलर होता है। ऐसा नहीं कि सबका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, सबका ऑब्जेक्टिव एक होता है और एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सभी लगे हुए होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के पिलर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यह आपका अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो एक सिस्टमैटिक वे में काम होगा और हमारा ऑब्जेक्टिव जो ग्रुप गोल है उसे पूरा करने में हेल्प करता है। सेकेंड है इंक्रीज इफिशियंसी, काम करने का क्षमता, जो जैसे बात करते हैं कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आपको मैनेजमेंट सिखाता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने की जरूरत है, काम करने के लिए सिस्टमैटिक वे में टाइमिंग क्या होना चाहिए, शेड्यूलिंग क्या होना चाहिए, कैसे हम अपने रिसोर्सेस का पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे, तो ये आपको मैनेजमेंट सिखाता है। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, देखिए समय समय के साथ क्या होता है ना कि बदलाव होते जाएगा, समय के साथ इन्वायरमेंट में, वातावरण में, सिस्टमैट में आपका चेंजेज आएगा। तो मैनेजमेंट के साथ अगर आप चल रहे हो तो वह क्या करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांटेज जो रहेंगे उसे अडॉप्ट करने में आपको आसानी होगी। आपने मैनेजमेंट के साथ नहीं काम कर रहे हो, मैनेजमेंट सिस्टमैटिक वे पे चलाता है वो आप नहीं कर रहे हो, तो जब नए एडवांटेजेस आएंगे तो आपको उसे अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी।
ठीक है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर बात करते हैं बच्चे कि जो लोग वर्कर अपने काम कर रहे एम्प्लॉय, तो उन लोग का भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल टारगेट होता है कि नहीं हमारा सेल्स इतना होना चाहिए, पिछले साल का हमारा सेल्स यह रहा था, हमारा वर्किंग पैनल जो था वो ऐसा था, इस साल का हमारा ग्रोथ होगा। तो किसी किसी का पर्सनल मोटो भी मैनेजमेंट के साथ पूरा होता है। क्लियर। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर मैनेजमेंट इंक्रीज कर रहा है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का सपोर्ट करके अगर इंक्रीज कर रहा है, तो उस सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। नए रिसोर्सेस आएंगे, नए साधन आएंगे, नए संसाधन आएंगे, लोगों को जॉब मिलेगा, मार्केट में नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ऐसे गुड्स को लेकर के आएगा जो हमारे सोसाइटी को डेवलप करेगा, लोगों के नीड्स को फुलफिल करेगा। क्लियर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें बच्चे, देखिए मैनेजमेंट तीन तरीके के नेचर का होता है। सबसे पहले बात करें साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस होता है, ये मैं आपको आगे भी समझा रहा हूं, देखिए बच्चे समझिएगा, यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, पहले से जांच पड़ताल रिसर्च किया हुआ होता है और उसका रिजल्ट को हम लोग एनालाइज किए होते हैं, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है कि अगर वैसा क्रिटिकल केस रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको केस स्टडी रहता है पढ़ने के लिए, कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप रन कर रहे हो और ऐसा कंडीशन है कि सेल्स नहीं हो रहा है, आपके प्रोडक्ट कस्टमर परचेज नहीं कर रहे, तो उस केस में ऐसा सा कंडीशन था, तो आप कैसे उसमें सुधार करोगे, कैसे उस प्रॉब्लम से आप हटोगे, तो उस चीज के बारे में प्रैक्टिस रहेगा, मतलब एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है। तो साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक क्या करता है, रिसर्च करता है, एनालाइज करके, तो वह आपका रिजल्ट मतलब इंपैक्ट करेगा उस पर। काउजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि कारण क्या, उसका क्या परिणाम निकल रहा है। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, बात करें बच्चे कि यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एप्लीकेबल करोगे, कहीं भी जनरल अगर ऑब्जेक्टिव को लेकर, जनरल अगर काउजेज अगर अराइज हो रहा है, जनरल प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, तो वहां पे कुछ भी अगर एप्लीकेबल रहेगा तो यहाँ पे इंपैक्ट करेगा, वहां पे रिजल्ट देगा। ठीक है। मैनेजमेंट आपका आर्ट भी है, थियोरिटिकल नॉलेज है, पर्सनल स्किल होगा। जैसे क्या बोलते हैं कि भैया हम सैलरी जो ले रहे हैं वह अपने क्वालिफिकेशन का नहीं बल्कि अपने स्किल का ले रहे हैं। सैलरी जो हम ले रहे हैं वह हम अपने क्वालिफिकेशन का नहीं, स्किल का ले रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि पुराने इंप्लॉय होते हैं तो सैलरी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट की ओर जाता है। ये कारण क्या है, इसके पीछे काम करते करते उनमें स्किल आता है, एक बेस उनका क्रिएट होता है। ठीक है। तो वह बेस के बिहाफ में उन्हें पर्सनल स्किल डेवलप होता है और उस स्किल से उनमें एक आर्ट आता है। जैसे जो काम अगर आप क्या होता है, आप देखते हो क्या बोलते हैं, समझाते हैं, एक पेंट, आपको एक कहानी सुना रहा हूं इसके बारे में। क्या होता था कि एक पेंटर के पास में एक पेंट रखा हुआ रहता है। ठीक है। तो एक विजिटर्स आते हैं, बोलते हैं कि हमें सिमिलर टाइप का पेंट चाहिए, पेंटर। तो बोलते हैं क्या, ठीक है, ये सिमिलर टाइप का पेंट आपको मिल जाएगा। वो जस्ट स्केच लेकर आते हैं और उस टाइप का सिमिलर पेंट मात्र 5 मिनट में बना करके उनके हैंड ओवर करते हैं और बोलते हैं क्या कि हाँ मेरे इस पेंट का चार्ज हुआ 20,000। जो कस्टमर था जिन्होंने व्यूज करा था उस पेंट को, बोलता है कि मात्र आपने 10 मिनट्स 15 मिनट्स काम करा इस पे और 20,000 मांग रहे हो। तो उन्होंने यह कहा कि यह 20 मिनट्स को सीखने के लिए, 20 मिनट्स में काम को परफॉर्म करने के लिए हमें 20 ईयर्स टाइम लग गया। तो यह आपका होता है कि एक प्रकार का आर्ट स्किल जो अचानक से आप में नहीं आएगा, बल्कि आप प्रैक्टिस करते 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 आप में एक स्किल जनरेट हो गया, उस काम को आप बखूबी करोगे, आंख बंद करके उस काम को कर दोगे। ठीक है। तो ये स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस होता है। क्रिएटिविटी आप में आ जाती है, परफेक्शन आप में आएगा काम करने के थ्रू प्रैक्टिस से। तो मैनेजमेंट आपका इस बेसिस पे आर्ट्स भी है। प्रोफेशन कैसे होता है, सबसे पहले बात करें बच्चे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट स्किल का, मैनेजमेंट के क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यह सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है।
यह कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। यह कोड ऑफ कंडक्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस बिहाफ में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोड ऑफ कंडक्ट होती है। ठीक है, तो यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है, सर्विस मोटिव के लिए किया जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपका बच्चे साइंस है, आर्ट्स भी है और प्रोफेशन भी होता है। आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन की मैनेजमेंट साइंस कैसे है, आर्ट्स कैसे है, प्रोफेशन कैसे है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यह मैंने देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने करा है, मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो मैंने बताया मैं वही बस उसको लिखा हूं। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, पर्सनल एप्लीकेशंस है, बेस्ड ऑन कस्टमर एंड क्रिएटिविटी है आपका मैनेजमेंट एंड आर्ट्स में। साइंस कैसे होता है, साइंस क्या बताया कि आपका एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सल वैलिडिटी रहेगा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट रहेगा। क्लियर। प्रोफेशन आपको बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन में क्लासेस प्रोवाइड होते हैं, पर्सनल कम्युनिटी होती है इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे की लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट तीन में कैटेगराइज होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसको ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। टॉप लेवल में क्या क्या आ जाएंगे, सीईओ, कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे, ओनर रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे, वह आ जाएंगे आपके टॉप लेवल में। ठीक है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, यह सब टॉप लेवल वाले आ जाएंगे। आपको याद रहेगा, पूछेगा एग्जाम में कि अगर सीईओ, मेन लीडर, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, तो बोले टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे सर। मिडिल लेवल वाले में कौन कौन आ जाएंगे, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, किसमें आ जाएंगे, मिडिल लेवल वाले में आ जाएंगे। क्लियर। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या आ जाएंगे, सुपरवाइजर आ जाएंगे, फॉरमैन आ जाएंगे, जूनियर मैनेजर आ जाएंगे, इंस्पेक्टर आ जाएंगे। कौन सा इंस्पेक्टर, जो जांच पड़ताल करेगा ऑर्गेनाइजेशन में काम सही से हो रहा है ना, वर्क सही से हो रहा है ना। क्लर्क। यह सारे आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल में कौन कौन लोग आएंगे, यह आपका एक डायग्राम राइट डाउन कर लीजिए। वन नोट है बच्चे, काम आएगा एग्जाम में, पक्का पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। फिर आपके बच्चे की देखिए टॉप लेवल में कौन कौन आएंगे, मैंने आपको बता दिया। फंक्शन टॉप लेवल का क्या क्या होगा, देखिए रोल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल वाले का क्या क्या काम होता है टॉप लेवल में, ध्यान दीजिएगा। टॉप मैनेजमेंट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द इंटरप्राइजेस। क्या होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, साथ साथ पॉलिसी बना देंगे, देखो ऐसा ही काम होना चाहिए भाई। ठीक है, इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट, बजट क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, शेड्यूल्स क्या रहेगा, यह सारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। इट प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक प्लान पॉलिसीज फॉर द इंटरप्राइजेज। क्या होता है, क्या प्लान है, क्या पॉलिसी है, कैसे काम करना है, क्या करते हैं, मिडिल लेवल को अपॉइंट करते हैं, उनको भी काम सौंपते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपॉइंट कर देंगे। इट कंट्रोल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। It also responsible for the maintaining a contract with the outside world. It provides guidance and direction. ये टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल का देते बच्चे, ऐसे नहीं कि टॉप लेवल वाले डायरेक्ट पहुंच जाएंगे सबऑर्डिनेट के लोअर लेवल डिवीजन को, कलर को बोलेंगे देखो ऐसा, ऐसा नहीं होगा। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल वाले लो लेवल को, ऐसे चलता है। ठीक है, शेड्यूलिंग। The top managers is also responsible towards the shareholders for the performance of the enterprise. Clear? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन हो गए बच्चे, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिडिल लेवल वाले के बारे में जानते हैं, देखिए क्या होता है, ये ब्रांच को बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन देखते हैं, मैंने मिडिल लेवल में कौन कौन आएंगे वो समझा दिया था। इनके रोल के बारे में देखिएगा थोड़ा, क्या करते हैं कि टॉप लेवल के जो द्वारा जो प्लान बनाया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे। ठीक है,
they make plan for the sub units of the organization, they participate in employment and training of lower level management, ठीक है, they interpret and explain policies from top level management, क्या कहते हैं टॉप लेवल वाले के जो पॉलिसीज थे प्लान थे उसको एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं, they are responsible for coordinating the activities within the division or development department. It also sends important report and other important data to top level. They evaluate performance of junior manager. They are also responsible for the inspiring lower level management towards better performance. देख रहे बच्चे, मिडिल लेवल का काम लोअर लेवल में चलते हैं हम लोग, समझिएगा लोअर लेवल में कौन कौन लोग आएंगे सारा मैंने बता दिया था, सारा देखिए लिखा हुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे। रूल क्या क्या रहेगा देखिए, ये लोग क्या करेंगे, टास्क देंगे वर्कर को, जो लोग काम कर रहे हैं नीचे में इनके उनको टास्क देंगे कि ऐसे काम होना चाहिए, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर डे टू डे, क्लियर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा, क्योंकि यार मैन्युफैक्चरिंग में मेन यह लगे हुए तो कैसा प्रोडक्ट का क्वालिटी निकल रहा, कैसा आउटपुट हो रहा है यह चेक करेंगे, इनका रिस्पॉन्सिबल काम रहेगा। They are also ensured with the responsibility of maintaining good relation in the organization. They communicate workers problem, suggestions and recommendatory appeal etc to the higher level and higher level goals objective of the worker. They help to solve the grievances of the worker. They survive and guide the subordinates. देख रहे सारे आपके, they arrange necessary materials, machine, tools, generating the thing done. They are prepare periodical report about the performance of the worker. क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, लो लेवल वाले अपने सब ऑर्डिनेट को कंट्रोल करेंगे और रिपोर्ट देंगे मिडिल वाले को, मिडिल लेवल वाले अपने अंदर में काम करने वाले को गाइड करेंगे, नेसेसरी डाटा उनको बताएंगे और क्या करेंगे उस वह रिपोर्ट जो देंगे मिडिल लेवल वाले वो लोअर हायर लेवल वाले को देंगे। तो ऐसा चैन बना हुआ रहता है, चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये देखिए एक शॉर्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं, पीडीएफ चाहिए बच्चे तो आप एक काम करें टेलीग्राम पे चले जाएं, माइंड योर ओन सक्सेस, गारंटी यार आपका जो नोट्स मैंने बनाया ना आपके काम में आएंगे, केस स्टडी भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा बच्चे। टेलीग्राम पे चले जाएं, माइंड योर ओन सक्सेस हमारा व्हाट्सएप चैनल है माइंड योर ओन सक्सेस का, वहां भी आपको सारा का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, विजिट करें, जिसे भी पीडीएफ नोट्स चाहिए पक्का वहां से डाउनलोड करें। देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बच्चे 5 है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, 5 है, कहीं कहीं 4 भी दिया हुआ है लेकिन 5 है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, माइंड में रखेंगे। सबसे पहला प्लानिंग, काम करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले उसका शेड्यूलिंग तैयार करना, कैसे परफॉर्म करना है, क्या काम होगा, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद सबसे पहला कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कैसे किया जाए, हम काम करते हैं प्लान का, प्लानिंग। सेकेंड है आपका बच्चे ऑर्गेनाइजिंग, हम लोग क्या करेंगे अब काम करने के लिए डिवीजन को कैटेगराइज कर देंगे, उस डिवीजन में लोगों को रिक्रूट करेंगे। थर्ड वर्क है आपका स्टाफिंग। चौथा, अब क्या होता है कि आपको स्टाफिंग आपने कर दिया तो काम नहीं वो आके डायरेक्ट करने लगेंगे, उनको पहले आपको देना पड़ेगा ट्रेनिंग, दैट इज डायरेक्टिंग, और आपने प्लान कैसे करा था वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी वर्क ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट वर्क ऑफ मैनेजमेंट। यह आपका मैनेजमेंट फंक्शंस हो गया बच्चे, ठीक है, एक्सप्लेन मैंने करा। देखिए प्लानिंग क्या होता है, किसी भी चीज क्या होता है, प्लानिंग इज द पर्पस ऑफ ascertaining इन एडवांस व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन एंड हु हैज टू डू इट। क्या होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन इसे करेगा, यह आपका प्लानिंग है, क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी देखते हैं, इफेक्टिवनेस देखते हैं, काम करने के लिए कौन इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे सकता है, तो यह कौन करेगा, प्री प्लान हम लोग करते, दैट इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा कि ग्रुप को कैटेगराइज करना, कौन सा ग्रुप किस काम को करने के लिए बेहतर रहेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन कौन सा ग्रुप चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग
किस किस टाइप के लेबर, कम्युनिटी वर्कर, इंप्लॉय की जरूरत है, वहां पे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, दैट इज स्टाफिंग। डायरेक्टिंग में हम उन्हें क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे कि कैसे काम करना है, मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, भाई ये देखो ऐसा काम करेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, इम्पैक्ट होगा तुम्हारा प्रोग्रेस, ये डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग में हमने प्लान जैसे करा था वैसा काम हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, सारे रूल्स पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमारे इंप्लॉय सबॉर्डिनेट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उस बेसिस पे काम हमारा हुआ है या फिर नहीं हुआ, प्लानिंग से मिलाएंगे, ठीक है, ये आपका कंट्रोलिंग। ये लास्ट वर्क ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट टॉपिक है बच्चे, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मतलब कोऑर्डिनेशन, तालमेल। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहां कहां बच्चे, प्लानिंग में। अगर प्लानिंग हम कर रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जैसे अगर दो डायरेक्टर है, दोनों में कोऑर्डिनेशन ही, तो प्लानिंग सही से नहीं हो जाएगा, दिक्कत होगा, वो कुछ और बोलेंगे, दूसरा डायरेक्टर कुछ और बोलेंगे, तो गड़बड़ हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग में जब आप ग्रुप बना रहे हो, तो जो ग्रुप में डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, दूसरा डिवीजन आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट सही से नहीं सेप लेगा, कोई भी काम सही से नहीं बनेगा, दिक्कत हो सकती है। स्टाफिंग में क्या होता है कि अगर लीडर गाइड कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को, तो सारे सबऑर्डिनेट ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको पता है कि अगर हम अपने लीडर के बात को मान करके चलेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। क्लियर? तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अब सपोज लीडर गाइड कर रहा है, अब बगल वाला चाय पी रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो क्या वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो दिक्कत हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्टिंग में भी एंड कंट्रोलिंग में टॉप लेवल वाले मैनेजर भी आपस में कोऑर्डिनेशन, क्योंकि टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल वाले लो लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके काम करे, तभी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है बच्चे। तो कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है, एक बेस का काम करता है जो हर एक जगह पे दिखाई देता है, चाहे हमारा फंक्शन में हो या फिर लेवल में हो, डिवीजन में हो, सभी जगह कोऑर्डिनेशन अवेलेबल है। कोऑर्डिनेशन के बेस्ड पे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो हमारे मैनेजमेंट का कोई भी ऑब्जेक्टिव सही से फुलफिल नहीं होगा। क्लियर? यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चे। जिनको भी हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, माइंड योर ओन सक्सेस टेलीग्राम पे चले जाएं बच्चे, सारा टॉपिक एकदम बखूबी मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चालू करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, क्लास 12 पूरा आपको मिल जाएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाए, विजिट करें, एग्जाम के लिए बेस्ट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।